आपके माँ बाप ये वीडियो देख रहे हैं, मम्मी पापा को भी ऐसा संदेश कोई आप मैसेज देना चाहते हो? उनके बिना तो ये लाइफ ही नहीं हो सकता। विद दिस, ये जो है कि ये पल, ये जिंदगी के ये जो सांसें ले रहा हूँ वो अपने माँ बाप की वजह से ले रहा हूँ। यदि वो नहीं होते तो मैं भी नहीं होता, ये वीडियो भी नहीं होता, और इनका कहने का मतलब है आप भी नहीं होते यदि मैं नहीं होता। तो विद दिस सो हम और आप इस वीडियो में एक रियल यूपीएससी एस्पिरेंट का इंटरव्यू लेंगे। दिल्ली में बैठा छात्र कैसे अपने उस पढ़ाई के इंपॉर्टेंट टाइम को कैसे व्यस्त करता है, क्योंकि पढ़ाई के साथ उसको कई भी कठिनाइयों, कई और भी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। हम जिस स्टूडेंट का इंटरव्यू ले रहे हैं उसका नाम क्षितिज कुमार है, बाकी हम और आप मिलके देखेंगे। तो आई एम सॉरी माय डियर फॉर माय शर्ट, क्योंकि मेरे को जल्दी में आना पड़ा, कुछ इंपॉर्टेंट करके मुझे आना पड़ा, इसलिए मैं अपनी शर्ट को आयरन नहीं कर पाया। इसलिए प्लीज इसके बारे में आप कमेंट नहीं कीजिएगा। नॉक करेंगे क्योंकि बंदा अंदर पढ़ रहा होगा। ओ क्षितिज कुमार, हेलो, माय नेम इज अभिनव राठौर एंड आई एम गोइंग टू टेक द इंटरव्यू फॉर दिस इंपॉर्टेंट टाइम। हेलो, क्षितिज कुमार का टेक लिया जाए। दिस इज क्षितिज कुमार फ्रॉम बिहार। आप चलिए हम अंदर चलते हैं। ये आपका रूम है। पहले तो हम इनका रूम के बारे में दिखाएंगे। ये इनका रूम है। ये आप हमको अपने रूम के बारे में विस्तार से बताइए, कैसा रूम आपने कैसे कब कहाँ लिया, पूरा ए टू जेड हमारे दर्शकों को बताइए। स्टूडेंट्स है आपकी की तरह, बताइए। पहले तो रूम मिलने में यार काफ़ी तकलीफ हो रही थी मुझे। हाँ। बहुत सारे रूम इधर काफ़ी अगल बगल वाले इलाके में ढूंढने के ये आपका 3 BHK रूम है जहाँ तक मैंने देखा। हाँ 3 BHK रूम है, लेकिन एक काइंड ऑफ पीजी है। यहाँ कुछ और एस्पिरेंट्स रहते हैं आसपास में। अच्छा, मुझे ये रूम मिला। अच्छा, आपको ये रूम मिला। ये इसका क्या रेंट है और कौन से एरिया में है ये? इसकी रेंट 13,000 13,000 पर मंथ। नोट कीजिए, 13,000 पर मंथ इस रूम का रेंट है। रूम आप देख लीजिए यहाँ से कि रूम कितना बड़ा है और क्या क्या इसमें एमिनिटीज है। आई थिंक डबल बेड है सोने के लिए, और जो है वो वुडन रैक है, अलमारी है, एसी है। तो आई थिंक दिस वुड सफाइज यू। बट 13,000 माय डियर, पर 13,000 माय डियर पर मंथ का रेंट। और कौन सा एरिया है? एक है वेस्ट पटेल नगर, नियर ग्लोबल मिठाई वाला। हम उस एरिया में खड़े हैं। उसमें 13,000 पर मंथ देखा है। जो भी हो पढ़ाई के लिए क्या क्या सेक्रीफाइस करना पड़ता है हमें अब पता लगेगा। तो हम बैठा जाए, यहाँ बैठा जाए। तो आप बैठे और हम और आप देखते हैं। तो आप क्या पढ़ रहे थे? ये मैं हिस्ट्री पढ़ रहा था। ये देखिए, मैं सबसे पहले बता रहा हूँ कि एस्पिरेंट अभी करंटली क्या पढ़ रहा है और क्या तैयारी कर रहा है। ये एस्पिरेंट की बुक है, उपेंद्र सिंह की बुक है। आपको अगर याद होगा कि यूपीएससी 2022, 21 और 23 में जो भी हिस्ट्री के क्वेश्चंस आए थे, ये ऐसा क्लेम किया गया था कि इन बुक से आए हैं। खैर, इतनी मोटी किताब एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल के लिए पढ़ना आई थिंक, और इसमें अर्ली मिडिवल है, पूरा मिडिवल भी नहीं है, अर्ली मिडिवल है। तो इसके लिए मिडिवल के लिए आपको एक किताब और पढ़ना पड़ेगा आई थिंक। तो ये हमारी किताब है, हम बैठा जाते हैं। तो खैर, ये तो बुक मैं इसलिए पढ़ रहा था क्योंकि मेरा ऑप्शनल भी हिस्ट्री है। ओह, इट इज ग्रेट टू नो कि दर्शकों को बताया जाए आपने हिस्ट्री ऑप्शनल क्यों लिया और कैसे लिया, क्या किया उस ऑप्शनल में। देखिए, दरअसल शुरुआत में तो ऑप्शनल को समझने में कि कौन सा ऑप्शनल लेना है, ये सब में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कुछ एस्पिरेंट्स हुए, टीचर्स हुए। आप हमारे दर्शकों को कैमरा की तरफ देख के बताएं। हाँ, तो वही टीचर से पूछा, सीनियर से पूछा जिन्होंने पहले अटेम्प्ट वगैरह दे चुका है। फिर सिलेबस देखा, 2-3 ऑप्शनल अलग ऑप्शनल का, जैसे ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, ये सब का जो है देखा, हिस्ट्री से कंपेयर किया। तो फिर मुझे लगा कि हाँ, ये मुझे थोड़ा हिस्ट्री पसंद भी है था उस टाइम पे, अभी भी है और आगे भी ऑब्वियसली पसंद रहेगा। तो फिर मैंने PYQs भी देखा, मुझे ये सही लगा, तो इस हिसाब से। हिस्ट्री क्लास आपने कहाँ से करी थी? हिस्ट्री की क्लास मैंने अनअकैडमी से। अनअकैडमी, क्या टीचर का नाम था आप बताएंगे? रंगनाथन ऐसा। क्या आपके बारे में क्या उसके, क्योंकि यदि कोई बच्चा उस टीचर से पढ़ना चाहे तो उसके क्या रिव्यूज है, आप बिलीव 2 लाइन में बताएं। फिलहाल अभी वो मुझे पता नहीं एग्जैक्टली कि वो अभी उसी प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं या नहीं, लेकिन उन्होंने पढ़ाया बहुत अच्छा था। अच्छा, सिलेबस अच्छे से कवर किया था, नोट्स प्रॉपर दिए थे। ओके, और आपने जीएस की कोचिंग कहाँ से करी है? जीएस की कोचिंग मैंने विजन से करी। विजन आईएएस से करी है। इट इज वेरी ग्रेट टू नो दैट विजन आईएएस क्लासेस करी। कब करी थी, कौन से ईयर में करी थी? मैंने स्टार्ट किया था 2021 में। 2021 में कब से तैयारी कर रहे हैं आप आईएएस की? 2020 में मेरा ख्याल आया कि मुझे करने चाहिए। अच्छा, ये खैर इन इम्पोर्टेंट काम के बीच में हम ये जानना होगा कि आपका बैकग्राउंड क्या है। मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग है
देख रहे हैं। अभी 2 दिन 3 दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी पार्लियामेंट में जिसमें ये बोला गया था, क्लेम किया गया था कि यूपीएससी में जो मोस्टली इंजीनियर डॉक्टर्स 37% या उसके आसपास जो है ये आ रहे हैं, तो बहुत ज्यादा इंजीनियर डॉक्टर इसमें चीज में घुस रहे हैं। इसका रीजन, इसको रोका जाएगा। इसका रीजन मेरे हिसाब से यही है कि जो जहाँ पे इंजीनियर और डॉक्टर्स का जो यहाँ पे रियल जरूरत है वहां पे आने की वजह जो है यूपीएससी में आ रहे हैं। खैर लेट इट बी। अब आप इंजीनियर कौन से फील्ड से इंजीनियर, कौन से इंजीनियर आप? मैंने इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है। और आई कम टू नो कि आपने जॉब भी करी है कहीं? जॉब को 6-7 महीने करी थी एक्सेंचर में। एसेंचर में दर्शकों को बताया, एसेंचर में करी थी, बैंगलोर में करी थी। कितना पैकेज था आपका उस टाइम पे? 3.5 लाख पैकेज था पर एनम। क्या स्टार्टिंग में ये पैकेज बहुत बुरा नहीं है? 3.5 लाख स्टार्टिंग में अपने, और अभी आपका पैकेज आपके एक्सपीरियंस का 10 से 15 लाख का पैकेज होगा। 10 से 15 लाख अभी आज के टाइम पे इस बंदे की वैल्यू सालाना 15 लाख रुपए है। वो बंदा 15 लाख छोड़ के एक दिल्ली में स्ट्रगल फेस कर रहा है और पढ़ाई कर रहा है। भाई मेरे हिसाब से आईएएस की पढ़ाई जिंदगी के सबसे हसीन पलों में से एक है। आप पहले देखो, सवाल कई हैं। यूपीएससी की जिंदगी, एक एस्पिरेंट की जिंदगी एक सागर की तरह है, बहुत सारी चीजें जानने को मिलती हैं, बट हमारे उस समय का कम डेफिशिएंसी होते हुए हम आपसे बहुत सटीक सवाल पूछेंगे और आप, मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप सटीक जवाब दें जिससे दर्शकों आपको सुनना चाहें। सबसे पहला सवाल ये है कि आप जब पहले दिन आए दिल्ली में, क्या सोचा था, क्या हुआ? आप क्या सोच के आए थे और रियल में क्या हुआ? मैं दिल्ली यही सोच के आया था कि ये यहीं तैयारी होती है, प्रॉपर तैयारी होती है, गाइडेंस मिलती है, यहाँ काफी माहौल है। क्या आपको दिल्ली में रियल गाइडेंस मिली जो आपने एक्सपेक्ट करी थी? मुझे काफी मदद मिली ऑब्वियसली यहाँ आकर के, क्योंकि मदद नहीं, मैंने पूछा गाइडेंस मिली? गाइडेंस मिली था, बिल्कुल मिली। किससे मिली है? मेरे टीचर्स, कुछ टीचर्स रहे हैं, जैसे कि एक आशीष सर रहे हैं, ये कोंडला सर रहे हैं, फिर एक सुदर्शन सर रहे हैं। तो मैं आपसे, मेरे पूछने का पर्पस ये है, क्या दिल्ली में टीचर से पैसों से मतलब रखते हैं कि वाकई में टीचर जो है बच्चों का हित चाहते हैं? दोनों तरह के टीचर्स होते हैं। कुछ जो है काफी मनी माइंडेड होते हैं, बिल्कुल इसमें कोई डिनाई वाला बात नहीं है। यस। लेकिन कुछ है उसमें से अच्छे टीचर्स भी होते हैं जो काफी मदद करते हैं। देख रहे हैं एस्पिरेंट्स, प्लीज नोट कि दुनिया में दोनों तरीके के लोग होते हैं। कुछ टीचर्स होते हैं, कुछ टीचर्स नहीं होते हैं। खैर, सवाल और जवाब अच्छा सिलसिला चल रहा है। इन सिलसिले के बीच मैं आपसे एक कुछ और सवाल और पूछूंगा कि आपका मंथली कितना खर्चा हो जाता है आपके लग्जरी के अलावा बेसिक नेसेसिटी में? लग्जरी का मतलब है कि यदि आप रात को डोमिनोज वगैरह पिज़्ज़ा खाते हैं या रात को आपका जो भी कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं उनको हटाया जाए क्योंकि वो पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है। जी, अगर देखा जाए तो खाना आपके घर से कितना पैसा आता है यदि आप बताना चाहे तो? नहीं बताना चाहे तो मुझे कोई अराउंड 20,000 के आसपास। 20,000 के आसपास आता है। मैं एक्सपेक्ट करता हूं 20,000 आप खर्च कर देते होंगे पूरा ही, उससे ज्यादा ही खर्च होता होगा। तो 20 से 25,000 एक बंदे का रहने खर्चा है जिसमें 13,000 रेंट है। क्या आपको लगता है कि ये आप इस 13,000 से कम लिविंग कॉस्ट कर सकते हैं मकान की? क्या आपको लगता है इस आपका जो ये लग्जरी रूम है, होटल जैसा रूम है, एसी वाला बेड है, इसमें पढ़ाई अच्छी होगी? क्या ये रियली मैटर करता है पढ़ाई में? घर रियली मैटर करता है पढ़ाई में? अभी घर से दूर आने के बाद अगर थोड़ा सा सहूलियत मिलता है तो उसमें जो पढ़ाई में थोड़ा सा सही लगता है, मतलब माहौल एक मिलता है कि हाँ ठीक है, मतलब थोड़ा कंफर्ट लगता है कि घर से दूर आने के बाद एकदम से परेशान ना हो गया हूँ। तो फिर एक बात दिल पे हाथ रख के कहिएगा, दिल पे हाथ रखिए, दर्शकों के सामने दिल पे हाथ रखिए। एक मिडिल क्लास भारतीय जब सपना देखता है आईएएस बनने का, क्या उसको दिल्ली आना सच में जरूरी है? एक मिडिल क्लास बच्चा जिसकी माँ बाप की इनकम मुझसे 20-25 हजार है, वो तो अफोर्ड बिल्कुल नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो कैसे इतना खर्चा उठाएंगे। क्योंकि यहाँ माँ बाप का क्या है, जिनको आइडिया नहीं है उनको लगता है कि दिल्ली आना जरूरत है, दिल्ली आना जरूरत है, कोचिंग करना जरूरत है, टीचर से मुलाकात करना जरूरत है, इस ओआरएन और पटेल में रहना जरूरत है। क्या ये वाकई में एक जरूरत है? क्या एक ये अफवाह है? देखिए, हर किसी का अपना अपना पर्सपेक्टिव हो सकता है। मुझे यहाँ आकर के फ़ायदा मिला है, मेरा पढ़ाई इम्प्रूव हुआ है,
कुछ लोग नहीं, कुछ लोग बिगड़ भी जाते हैं, कुछ लोग बन जाते हैं। हाँ, ये बात है कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो यूपीएससी अपने घर से नहीं निकाल सकते हैं। आज के टाइम में यूट्यूब वगैरह भी है, उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे टीचर्स हैं। हाँ, और काफ़ी बढ़िया वीडियोस उपलब्ध हो रही आपके हैं। कहने का मतलब है कि इंटरनेट वाकई में एक जिन बूंद की तरह है। जो सही से उसको यूटिलाइज करे वो बूंद है, उन अपने यूज़ पर है, वो आपको बिगाड़ सकता है, वो आपको बना सकता दर्शक है। है, ये इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि चीजें बुरी और अच्छी नहीं होती, हमारे यूज पे, हमारे देखने के नजरिए पे जो है डिपेंड करती है। ये वाकई में आप इस बात के लिए मैं आपसे हाथ मिलाना चाहूंगा। और खैर, आप अब सवाल मेरे नहीं होंगे, आपके दिल के ऐसा कुछ बताइए जो वाकई में आप बयां करना चाहते हो। आप दिल से किसी को ऐसा लगता है कि किसी से आप बोलना चाहते हो, हमारे दर्शकों को बताइए। कुछ नहीं ऐसा, आप सोचिए और बताइए। देखिए, जो भी है एक सवाल एक और जिक्र करूंगा आपसे, अगर आप बुरा ना माने। खैर खैर, देखो, दिल्ली में आके बच्चे बिगड़ते भी हैं, बच्चे निखरते भी हैं। आप किस कैटेगरी में शामिल हैं, निखरने में या बिगड़ने में? मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं निखरा हूँ, काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस मिला है, कैसे पेशेंस रखना पड़ता है, काफ़ी कभी कितनी बार मायूसी होती है। जब आपको अकेलापन महसूस होता है तो आप किसको याद करते हैं, माँ बाप के अलावा, यदि कोई है? पढ़ाई के टाइम में, पढ़ाई जब कर रहे हैं आप ईश्वर को याद करते हैं? ऑब्वियसली आप देख लो, मैं भगवत गीता, जब भी मेरे को डिप्रेशन वगैरह भी होता है तो फिर आप हमारे दर्शकों को आपने अगर पढ़ा है भगवत गीता, पढ़ा है अगर भगवत, उसमें से जो भी आपने पढ़ा है उसका श्लोक एक पढ़िए ब्रीफ में, 1 मिनट में, यदि आप, हाँ, कुछ भी आप पढ़िए और हमें कुछ ऐसा चीज बताइए भगवत गीता के बारे में जो स्टूडेंट के लिए वाकई में एक अच्छी चीज साबित होगी। कुछ भी आप पढ़ते हैं? यदि आप चाहते हैं कि इस भगवत गीता को, मैंने आपसे बात की थी तो आपने बताया मैं भगवत गीता अकेले में पढ़ता हूँ, तो यदि आप ऐसा शर्मा रहे हैं या कुछ ऐसा नहीं खुल पा रहे तो रहने दीजिए इस चीज को। नहीं, ऐसा बात नहीं है। अब जैसे कि भगवत गीता स्टूडेंट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और ये आपको गाइडेंस देता है, जैसे श्री कृष्ण अर्जुन को गाइडेंस दे रहे थे युद्ध स्थल पर, है ना, तो वैसे जो है मुझे पता चलता है कि कैसे, मतलब परिवार के सामने होते हुए भी, मतलब कैसे डिस्कनेक्ट होते हुए भी कैसे कनेक्टिविटी बनाया जाए। जब अगर आप ईश्वर से कनेक्ट होते हैं, आप अपना कर्म करते हैं, तो फल की चिंता फिर नहीं करनी चाहिए आपसे मैं, और कर्म जरूरी है करना। आपसे मैं 5 सवाल पूछूंगा, आपको उसका 1 वर्ड आंसर देना। 1 वर्ड आंसर माय डियर, 1 वर्ड आंसर। 5 सवाल 1 वर्ड आंसर। ये अब इंटरेस्टिंग होने वाला है हमारी बातचीत, क्योंकि हाँ, वापस रख दीजिए, एक बहुत धार्मिक किताब है और मैं नहीं चाहता इसका हमारे बीच इस मान हो। तो 5 सवाल पूछूंगा जिसका 1 वर्ड आंसर आपको देना होगा हमारे दर्शकों को। सबसे ज्यादा त्याग करने वाली चीज यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए, त्याग करने वाली चीज सबसे ज्यादा त्याग करने वाली चीज अपना कहीं ना कहीं लग्जरी है। मैं वाकई में इस वर्ड को एक्सपेक्ट कर रहा था आपसे और आपने वही जवाब दिया। और कितना अकेला रहना, क्या मतलब जो है, क्या परिवार को छोड़ना आवश्यक है, हाँ या नहीं? इस बीच परिवार को बेशक कभी परिवार के आसपास रहते हैं तो फिर वो क्या होता है कि आप इनसे ही मतलब वो क्या उधर पढ़ाई नहीं हाँ या नहीं, परिवार को छोड़ना हाँ या नहीं? बिल्कुल पढ़ाई, हाँ, ठीक है। पढ़ाई के लिए। तीसरा सवाल ये है, किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है आज के लिए, यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए? सबसे ज्यादा, एक 1 वर्ड आंसर, सबसे ज्यादा जरूरत? पेशेंस। आई थिंक मैं हिम्मत वर्ड एक्सपेक्ट कर रहा, लेकिन आपने पेशेंस बोला तो मिलता जुलता है। पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरत है। पेशेंस बहुत जरूरी है। हिम्मत से भी, पेशेंस रहेगा तो हिम्मत भी रहेगा। मैं आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा, हमारा अब जो है कन्वर्सेशन एंड होने वाला है तो बहुत जल्दी, तो उस एंड में मैं एक चीज पूछना चाहूंगा। यूपीएससी एस्पिरेंट पढ़ाई में एक चक्रव्यूह है, घुसना आसान है, निकलना मुश्किल है, क्यों? अभी देखो आप इतने सारे अटेम्प्ट्स दिए पड़े हैं, तो अभी एक बार में बहुत लोग क्या आप फर्स्ट अटेम्प्ट में होता है,
कुछ लोग का 2 अटेम्प्ट में होता है, कुछ का 3, और कुछ लोग 6 अटेम्प्ट भी अपना यूज़ कर लेते हैं लेकिन उनका नहीं हो पाता है। तो उनको लगता है कि इस बार नहीं हो पाया, शायद अगले बार हो जाएगा, उसके अगले बार हो जाएगा। कुछ लोग का प्री निकल गया, मेंस भी निकल गया, इंटरव्यू में नहीं रहे, फिर हो सकता है अगली बार फिर उनका प्री भी ना निकले। तो ऐसे करते करते वो फिर समय तो कहीं ना कहीं फिर चला जाता है। फिर उस 6 साल बाद फिर लगता है कि अभी क्या करें, तो वो एक हो जाता है चक्रव्यूह। तो कहीं ना कहीं मतलब है ही फिर वही 6 साल का एक क्या साइकिल आपको है। कभी दुख होता है कि मैंने अपने जिंदगी के उन जवानी वाले हसीन पलों को इसमें लगा दिया? एक बहुत ज़्यादा दुख तो नहीं होता है, अगर ये लगता है कि एक बार अगर इसमें सिलेक्शन हो गया तो फिर लाइफ, तो फिर तो एक लाइफ सेट का बात तो नहीं है, लेकिन एक लोगों के बीच रहने का मौका मिलेगा, उनके लिए काम करने का मौका मिलेगा, अलग अलग लोगों से अलग अलग कल्चर को देखने का मौका मिलेगा। क्या बनना चाहते हैं? आईएएस, आईपीएस, या आईएफएस, या और भी कुछ? वैसे देखिए मैं बनना तो चाहता हूँ फॉरेन सर्विस। फॉर इट इज वेरी ग्लैड टू नो दैट यू वांट टू बिकम आईएएस ऑफिसर। तो अपने आप आईएफएस क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि मैं आप क्या इसका कोई विशेष रीजन? एक तो जब भी मैं ये सारे न्यूज़ जब देखता था कि कभी सीरिया में प्रॉब्लम आ गया, कभी अफगानिस्तान में प्रॉब्लम आ गया, तो फिर या फिर इस तरह के जो भी वॉर प्रोन जोन जो है, कंट्रीज़ जो है, फिर वहाँ पर जो डिप्लोमेट्स रहते हैं, फॉरेन सर्विसेज में काम कर रहे होते हैं, फिर वो कैसे टैकल करते हैं, उनको इवैक्यूएट करना, उनको भारतीयों को वापस लाना भारत में वहाँ से, तो फिर वो सब मेरे को प्रोत्साहन देता है कि मैं भी ऐसा कुछ करूँ, अपने देश के लिए करूँ, बाहर रह के करूँ, कि बाहर में जो भारतीय रह रहे हैं वो भी हमारे लिए कितना है। मैं ये बताना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं एस्पेरेंट ये सोचते हैं कि मैं भारत में रह के बाहर की सेवा करना चाहता हूँ। मेरे को पहली बार एक ऐसा एस्पेरेंट टकराया है जो ये बोल रहा है कि मैं बस लोगों की सेवा करना चाहता हूँ, वेदर ऑफ पीपल लिविंग इन इंडिया, वेदर आउटसाइड इंडिया। इट इज वेरी ग्लैड टू नो दैट पीपल हैव सच काइंड ऑफ थिंकिंग एंड एटीट्यूड टुवर्ड्स देयर सर्विस। आपका फेवरेट डिप्लोमेट कौन है एक्सेप्ट डॉक्टर जयशंकर? उनका नाम नहीं लेती, को सबके फेवरेट है, उनके अलावा आपका कोई ऐसा फेवरेट डिप्लोमेट? आपको कौन कोई क्या लगता है कौन ऐसे सबसे अब तक के सबसे खतरनाक डिप्लोमेट है जिनका बोलना ही सब कुछ है? आप इतिहास में भी जा सकते हैं, आप पुराणों में भी जा सकते हैं। देखिए मेरे हिसाब से तो सबसे बेस्ट इंडियन डिप्लोमेट जो रहे हैं वो हनुमान जी हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था या हनुमान जी या लॉर्ड श्री कृष्ण जवाब देंगे। वेल, हनुमान जी सबसे बड़े डिप्लोमेट है, क्यों? इसका रीजन बताइए। उन्होंने वहाँ जा करके, लंका में जा करके श्री राम का मैसेज भी दिया, उनका संदेश पहुँचाया माता सीता तक। रावण को भी जो थे, लंकेश रावण जो थे, उनको भी आगाह किया कि आप माता सीता को लौटा दीजिए, नहीं तो फिर क्या युद्ध की स्थिति हो सकती है। उन्होंने अच्छे से समझाया, एक जैसे फॉरेन डिप्लोमेट को होना चाहिए वैसे किया, और मतलब उनके जैसा फॉरेन डिप्लोमेट मैंने आपके लिए आप जैसे आईएफएस बनना चाहते हैं, मैं भी से कुछ सवाल आ रहे हैं मेरे दिल में। आपके लिए सबसे ज्यादा एक कंट्री के लिए क्या मैटर करता है वर्ल्ड अफेयर्स में, इंटरनेशनल अफेयर्स में? वर्ल्ड का एक इंडिया के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सिंगल वन वर्ड आंसर। वसुधैव कुटुंबकम। वन वर्ड आंसर। वर्ल्ड इज वन वर्ड आंसर में अगर देखा जाए, एवरीथिंग इज सेंटर्ड अबाउट व्हिच थीम और व्हिच थिंग? सब चीज का बागडोर सिर्फ एक ही चीज के हाथ में है कि भाई इंडिया कुछ भी हो, उस एक चीज के अलावा कभी किसी के अगेंस्ट नहीं सोचेगी। क्या मेरे ख्याल से लोग मैं कसम खाता हूँ, मैं यही एक्सपेक्ट करता है कि आप पीपल वर्ड बोले, क्योंकि कहीं भी इंडिया जो किसी भी, चाहे वो रशिया से वॉर हो, चाहे वो उक्राइन वॉर हो, चाहे किसी भी हो, किसी भी हालत में पीपल के अगेंस्ट नहीं जा सकती एट एनी कॉस्ट। इसका कोई रियल एग्जांपल आप दे सकते हैं अगर जिसमें किसी वॉर सिचुएशन में इंडिया ने सिर्फ और सिर्फ पीपल के बारे में सोचा? आप ये देख लीजिए, जब पाकिस्तान के साथ हमें हमारे इतना टसल रहता है, वो जो 19 मतलब ये जो वॉर हुआ था, क्या बोलते हैं, 1971 वाला वॉर, ईस्ट पाकिस्तान वाला वॉर हुआ था। उसमें इतने सारे सैनिक भी कैद, मतलब वो प्रिजनर ऑफ वॉर बन गए थे, लगभग 90,000 के आसपास के पाकिस्तानी आर्मी। लेकिन फिर भी हमारे
हमारे देश ने उनके साथ कुछ नहीं किया, वो वापस कितने सारे लोग जो है इंडिया में जो है शरारती बन के रहते हैं, हाँ। उनको अब जैसे रोहिंग्या हो गए, कई सारे ऐसे लोग हो गए, तो लोग इंडिया जो है लोगों के बारे में काफ़ी सोचता है। खैर बातें कई सारी है करने को, हम एक और वीडियो बनाएंगे जिससे आपके बारे में और भी चीज़ें जानेंगे। ये एक संक्षेप वीडियो था, बहुत ब्रीफ वीडियो है, जिसमें मुझे बात करके आपके अच्छा लगा। आप कोई मैसेज हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे, जो गलतियां आपने करी या कर रहे हैं वो अवॉइड करें लोग? कि खुद मिस्टेक्स करने के पहले आप दूसरों के मिस्टेक से सीखें, कि उससे जो है आपका टाइम बचता है। आपके माँ बाप ये वीडियो देख रहे हैं, मम्मी पापा को भी ऐसा संदेश कोई आप मैसेज देना चाहते हो? उनके बिना तो ये लाइफ ही नहीं हो सकता। विद दिस, ये जो है कि ये पल, ये जिंदगी के ये जो सांसें ले रहा हूँ वो अपने माँ बाप की वजह से ले रहा हूँ। यदि वो नहीं होते तो मैं भी नहीं होता, ये वीडियो भी नहीं होता, और इनका कहने का मतलब है आप भी नहीं होते यदि मैं नहीं होता। तो विद दिस नोट वी एंड अवर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो लाइक लगी तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए इस यूट्यूब चैनल को। ऑल द बेस्ट माय डियर।